हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। ज्योग्राफी का हम लोग क्लास कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और ये पहले अध्याय का है, तीसरा वीडियो है और आज हम लोग पहले अध्याय को समाप्त करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ सीमा लगाने वाली राज्यों को अगर हम लोग देखें तो इस तरह से है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इस तरह से है। तो उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सभी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? भारत का म्यांमार के साथ लगता है 1643 किलोमीटर का सीमा। 1643 किलोमीटर का सीमा। वही भारत का नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा लगता है। यह लगता है नेपाल के साथ, लेकिन म्यांमार के साथ बोला जाए तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा लगाता है। और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को अगर हम देख लें तो इस तरह से जो ये राज्य हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य जो हैं सो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं और कुल सीमा बनाते हैं ये 1643 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? अभी ही मैंने बताया था 4 राज्य हैं और आंसर हो जाएगा आपका 4। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर से अगर दक्षिण में हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? अभी मैंने बताया वही क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? भारत का भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। भारत का भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। नेक्स्ट है कि भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है और बांग्लादेश के साथ ही भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो चीन के साथ भारत के 5 राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। नेक्स्ट है, और ये सारे क्वेश्चन का डिटेल्स जो है सो आप मैप पर देख सकते हैं। एक इंडियन मैप लेंगे और उसमें आप इन चीज़ों को देखेंगे। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात के बाद पंजाब, राजस्थान, पहले राजस्थान होता, राजस्थान, और ऊपर से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्रमशः जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्य पूछा है तो राज्य हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। मैप से आप इस चीज़ को क्लियर करते जाएंगे और एक बार मैप जरूर देखेंगे कि कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य किन देशों के साथ सीमा साझा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है,
तो आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स दे दिया है किस किस राज्यों की सीमा जो है भूटान के साथ लगती है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं भूटान के साथ। इधर से सिक्किम और ये आपका भूटान रहा, और नीचे जो है सो पश्चिम बंगाल आके इस तरह से लगती है, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद असम और फिर अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से 4 राज्य जो है सो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई क्या है? तो प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील होती है। आधार से 12 समुद्री मील की दूरी को ही प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल क्या है? संलग्न क्षेत्र मंडल जो है सो 24 समुद्री मील की दूरी को जो है संलग्न मंडल कहते हैं या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार कितना है? तो भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार 200 समुद्री मील है। 200 समुद्री मील है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई से किया जाता है। अच्छा, अभी आपने जो पढ़ा या प्रादेशिक जल सीमा, अनन्य क्षेत्र, है ना, ये क्या है? तो देखिए, ये दक्षिण भारत मुख्य रूप से जो है सो दक्षिण भारत क्या कर रही है? समुद्री सीमा बना रही है। तो समुद्री सीमा जो है ये ऐसा नहीं है कि समुद्री सीमा जो है सो बिल्कुल ही यहाँ से एकदम सटा हुआ एक लाइन में, कहीं पे समुद्र का जल अंदर धंसा हुआ है, कहीं पर बाहर है। अब सपोज करो कि इस तरह से समुद्र का जल नदी में स्थल पे प्रवेश कर दिया, तो इनको मिलाते हुआ एक रेखा खींची गई है और इसको बोले हैं आधार। क्या बोले हैं? आधार। और आधार से 12 किलोमीटर की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, और आधार से 24 किलोमीटर की दूरी को हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, और आधार से 200 किलोमीटर की दूरी को हम लोग बोलते हैं 200 किलोमीटर दूरी को बोलते हैं अनन्य मंडल। अनन्य मंडल, ठीक है। और इसके बाद 200 किलोमीटर के बाद का जो समुद्र होता है उसको बोलते हैं उच्च सागर। उच्च सागर। और याद रखिए, इस 200 किलोमीटर 200 समुद्री मील के बाद का जो होता है उच्च सागर, इसमें सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक जो है सो भारत का अधिकार प्राप्त होगा, ऐसे ही दूसरे देशों के साथ भी यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। विश्व में भारत का स्थान 7वां है। यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होता है? देखिए, कोहिमा हम लोग जानते हैं और कोयट्टम ये तमिलनाडु में है। तो बोलता है कि अगर आप कोहिमा से तमिलनाडु जाए तो इन दोनों को मिलाकर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा? तो इन दोनों को मिलाकर हमें कम से कम 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। कम से कम 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग कौन कौन से, जैसे कोहिमा नागालैंड से हम लोग शुरू करेंगे, नागालैंड से शुरू करेंगे और केरल तक जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा मैप बन सकता है जो कम से कम राज्यों से गुजर सकता है। तो आप पाएंगे कि कम से कम 7 राज्यों से, नागालैंड, फिर असम, पश्चिम बंगाल होते हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, हम इस तरह से 7 राज्यों तक, 7 राज्यों में प्रवेश करके ही जो है सो हम नागालैंड से जो है सो कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जिसमें जो द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसे भी शामिल किया गया है, ठीक है। अगर द्वीप समूह को शामिल नहीं किया जाएगा तो ये उत्तरी अक्षांश तो रहेगा, लेकिन इसका मान बढ़कर 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो यह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। यह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी
में 7 सिस्टर्स के नाम से जो जाना जाता है उसका भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल उसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है एनसीआर में? तो पंजाब का कोई भी भाग एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का कुछ ज़िला, राजस्थान का कुछ ज़िला और उत्तर प्रदेश का कुछ ज़िला तो दिल्ली में शामिल है, लेकिन पंजाब का कोई भी भाग जो है दिल्ली में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। 87 नंबर में बोल रहा कूट से, तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं अभी बताया है 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर अधिकृत किए हुए हैं, तो ये तो सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में नहीं, आधा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है और आधा समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो यह गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है। हाँ, यह बात सही है। ठीक है, तो सही हो गए आपके 2 और 4 डी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। नहीं, 16% जनसंख्या तो नहीं है, जनसंख्या लगभग 17.5% है, तो 17 और 18 दोनों दिया हुआ है, तो हम 18 के साथ जाएंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा 18%। यानी कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल अगर देख लिया जाए तो भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भूमि रखता है, लेकिन जनसंख्या 18% रखता है। विश्व के जनसंख्या का 18% भारत में निवास करता है। 89 है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में 6,30,000 गांव हैं। 6,30,000 गांव हैं। अब तो 40,000 गणना में दिया है 2011 की जनगणना में, लेकिन ऑप्शन में 6,30,000 है, तो हम 6,30,000 के जाएंगे। अगर लाख में, अगर ये हज़ार में नहीं दिया रहता तो 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो हम 6 लाख के साथ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो सही है। भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, हाँ ये भी सही है, लेकिन अब अगर जनसंख्या का मतलब कि फिर से गणना किया जाएगा, जो कि अभी डिले है, किया जाना था 2021 में, नहीं हुआ है, तो अब तो ये चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस चूँकि अभी तक तो कोई सरकारी आंकड़ा आया नहीं है, तो इसलिए हम इसको सही मानते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर तक है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार, ठीक है, भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर तक है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। नहीं दोस्तों, मैंने बताया कि भारत के पूर्व में सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है सो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय भी अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सबसे लास्ट तक सूरज कहाँ दिखाई देगा? तो गुजरात में दिखाई देगा। तो आपका ये ऑप्शन चूंकि गलत है, तो यही आपके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिक्किम से गुजरने वाला एक अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? तो सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश रेखा होगा ना, वो राजस्थान से भी गुजरेगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से, राजस्थान के जैसलमेर से गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात कर रहा है, तो कर्क रेखा जो है गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड, हाँ झारखंड से गुजरती है।
तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो हम अगर इस तरह से देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए देखें, तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 राज्य से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो कर्क रेखा से निकटतम जो स्थित पर है, तो ऑप्शन से गांधीनगर सही होगा। ऑप्शन से गांधीनगर सबसे निकट स्थित होगा, जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा से निकट है? कर्क रेखा से निकट है, तो कर्क रेखा से निकट कोलकाता है, कोलकाता। कौन सा, और ये सब याद रखने वाला चीज़ है। देखिए दोस्तों, इतना आप मतलब कि डीपली आप नहीं समझ सकते हैं, और इसलिए आप जो है सो सिर्फ इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए कोई तर्क नहीं है कि आपको कोई सूत्र बता दिया जाए या कुछ, तो इन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 2 बराबर भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश न काटेगा, कर्क रेखा ही न काटता है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिन की अवधि जून में जो है सूरज जो है सो कर्क रेखा के उत्तर में चला जाएगा, तो ऑप्शन से दिल्ली में अधिक गर्मी होगी। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम है? कर्क रेखा से निकटतम है, तो जबलपुर, जबलपुर। ऑप्शन से जबलपुर कर्क रेखा से निकटतम है, ये भी आपको याद रखना है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, याद रखेंगे, माही नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, 82.5 सॉरी कर्क रेखा मैं कह रहा हूँ, ये मानक समय रेखा है भारत का, और किस नगर से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री जो समय रेखा है ना, भारत की समय रेखा, ये जो है सो इलाहाबाद से गुजरती है। कहीं कहीं नैनी भी दिया रहता है, नैनी, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? अभी मैंने बताया है मध्याह्न रेखा या प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री और पूर्वी। याद रखें, यहाँ पे कई बार पश्चिम दे देता है और वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है? किसके? इलाहाबाद के नैनी से, अभी बताया था मैंने, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है ये। नेक्स्ट है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है बड़ा निकोबार, जिसको ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। देखिए, अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत की सीमाएं पूछ लेती है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहाँ है, तो यहाँ है इंदिरा कौल, जो कि अब लद्दाख में है, और नीचे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकोबार का सबसे निचला द्वीप समूह है, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ये सबसे दक्षिण में हो जाएगा, इसको महान निकोबार भी बोलता है, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, है ना, ये सारे इसी का नाम है। और इधर अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा किबुथु, किबुथु, और इधर गुजरात का हो जाएगा गुहारमोथा, गुहारमोथा, ठीक है, ये जगह। या सरक्रिक भी कई बार लिख देता है, सरक्रिक में ही गुहारमोथा जगह है, ठीक है। तो ये भारत का चौहद्दी पे जो है सो मतलब लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तो है, और कहाँ है? बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार पे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी कौन? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी कौन? तो गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ऑप्शन डी में है। दोस्तों, पहला चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर के साथ आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है।
और अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का भौतिक विभाजन, उसमें हम लोग पहाड़ों के बारे में, मैदानों के बारे में, पठार के बारे में जिक्र करेंगे और हम सारे ऑब्जेक्टिव से करेंगे और आपको टोटल ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आपने ये 3 वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखे हैं तो आप लुसेंट का या घटना चक्र का या किसी भी ऑब्जेक्टिव को बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आपसे सारे क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।